ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर रहे थे, हमने किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो कई बार ये पूछते हैं कि भाई आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही चीज है। क्यों? देखिएगा, हम एग्जैक्टली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हर एक मोमेंट के बाद अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जीरो टाइम मान लेते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट हुए 1 मिनट हुआ, तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिएक्टेंट की यूज होगी, तो रिएक्टेंट की अमाउंट तो लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो रिएक्टेंट की अमाउंट कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट अमाउंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो हम इस फॉर्मूले को, जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, या कहिए टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम, तो वही फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का भी है। ठीक है, तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहें या सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन कहें, दोनों को सेम की तरह से डिफाइन करते हैं। अब एक और टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आपको चाहिए कि 10 मिनट जब हो जाते हैं रिएक्शन को, जब टाइम 10 मिनट हो जाए उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंस्टेंटेनियस रेट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ डू यू कैलकुलेट इट? तो हम लिख भी लें इसको, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन में और टाइम में। यहाँ पर हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जरूरी नहीं आप रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे ले लिया टाइम। जब टाइम 0 है तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, यानी कि रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड हियर। ये मतलब हुआ टाइम 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। जब टाइम सपोज 5 मिनट हो जाता है, लेट अस से कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाती है, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन टाइम 10 हो गया, कंसंट्रेशन और कम होगी। टाइम 15 मिनट होगा, कंसंट्रेशन और कम होगी। टाइम 20 मिनट होगा, कंसंट्रेशन और कम होगी। तो आप देखिए कंसंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में और टाइम में। ऑन दिस ग्राफ, जिस टाइम पे आपको रेट कैलकुलेट करना है, वी टेक ए पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। कौन सा टाइम जिस पर हमें रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन मैं मान लेता हूं 10 मिनट में कैलकुलेट करना है, तो 10 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लेंगे ग्राफ पर। लेट मी रिपीट अगेन, we take a point on the slope of graph which correspond to the time at which rate of reaction is to be calculated। मैंने क्या किया, हम ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट किससे कॉरस्पॉन्ड करेगा, उस टाइम से जिस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से होते एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इस तरह से इस पॉइंट से जिस पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, उससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, और ये ट्रायंगल क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे O, इसको कह देते हैं A और इसको कहते हैं लेटर से B, OAB, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है, जो OA है, ये क्या बताएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम डेल्टा X से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये क्या होगा, OB क्या बताएगा, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने अभी दो ही टर्म की, रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, दूसरा हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए। तो एक तीसरी बात है इसमें, हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू कैलकुलेट the rate of reaction in terms of all reactants and products. How to measure या how to calculate rate of reaction in terms of all reactant and product? तो देखिएगा, हम इसमें एग्जांपल लेंगे पहले। लेट अस से आपके पास ये ए है, आपके पास ये बी है, और रिएक्शन के बाद आपको मिल रहा है सी प्लस डी। रिपीट करते हैं इसको। ये मेल रिएक्टेंट है कैपिटल ए, दूसरा रिएक्टेंट है कैपिटल बी, और कैपिटल सी इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल डी इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, सिमिलरली स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हमने आर रिप्रेजेंट करना है। अगर आर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो बाय यूजिंग द ओनली रिएक्टेंट ए, कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 1 ओवर ए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अगर हमें आर लिखना है in terms of B, तो माइनस 1 ओवर B डेल्टा B ओवर डेल्टा T। ओके, देखिए यहां पर ये हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, B, C, हम इनको नीचे क्यों ले जा रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ B, इन टर्म्स ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ D सब ये इक्वल है, इसलिए हमने रखा है। इसलिए हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर B डेल्टा B और डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर C स्मॉल c डेल्टा कैपिटल C ओवर स्मॉल d प्लस 1 ओवर D डेल्टा कैपिटल D ओवर डेल्टा। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में जो इसके कोएफिशिएंट वैल्यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, दे आर कंसीडर्ड डिनोमिनेटर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हमने डिनोमिनेटर कर लिया, क्योंकि हमें रेट को इक्वलाइज करना था। अगर आपको रेट को इक्वलाइज ना करना होता फिर ये डिनोमिनेटर में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने क्या कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इन दिस वे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एज डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अगर सिंपली मैं कह सकता हूं PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अगर मान लिया मैं ये देता हूं तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ये सब गैस हैं,
तो डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl 5 डिवाइड बाय डेल्टा T। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 1 मोल है, और यहाँ दैट इज इक्वल टू डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये लिखेंगे। अगर एक और एग्जांपल लें, लेट अस से एग्जांपल इज दिस वन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। लेट अस से ये रिएक्शन है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन आपको पता होगा। इस तरह की रिएक्शन का क्या नाम है? हैबर्स प्रोसेस। यहाँ कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होंगी। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, वी गेट अमोनिया। इसके 1 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन का कंबाइन कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 change in molar concentration of ammonia divided by delta T। तो इसको रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ रॉ रिएक्टिंग प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, आप कोई भी फार्मूला, तीनों के रेट बराबर होंगे, इक्वलाइज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा हमने ये डिनोमिनेटर क्यों लिया? तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन कर रहे हैं। 1 मोल, इसका मतलब रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 3 टाइम्स है। अगर रेट को हमें इक्वलाइज करना है, इसको 1/3 हमें करना पड़ेगा। सबको 1 मोल क्वांटिटी में लेना। हाँ, हमें इक्वलाइज करना। अगर हमें इक्वलाइज करना है तो हमें इसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, तब ये इक्वलाइज होगा। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करा 3 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के कंपैरिजन में डबल है। अगर इसको इक्वलाइज करना है तो इसको 1/2 में लेना पड़ेगा। ये दिस इज द सिंपल लॉजिक टू हैव ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट एज डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिस वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक पॉइंट हमने बता दिया इसका जो हमें डिस्कस करना था, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद ये एलोबरेट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे या अफेक्ट करेंगे, ये कहिएगा। ओके, तो इसमें हम 2 तरह से डिस्कस करेंगे इसको। एक तो क्वालिटेटिव फैक्टर और क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होंगे? जिसके हमने कहा कि जैसे मान लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई क्वालिटी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो क्वालिटी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज हाइड कर ली कि हमने कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाई और रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा। अगर मैं कहता हूं कंसंट्रेशन डबल कर दें और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है तो हमने इसकी तो बात नहीं की, हमने कहा कि हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, तो ये बता रही है क्वालिटी। अगर मैं कहता हूं हमने कंसंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, ये बता रहा है आपको क्वांटिटी। तो 2 तरह से हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वालिटेटिव फैक्टर में फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर में 2 ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर में कई सारे पॉइंट आएंगे। तो क्वालिटेटिव फैक्टर में पहला पॉइंट आ जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एबीसी कर लें यहां पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बताइए किस तरह के रिएक्टेंट हो सकते हैं? आपके पास 2 तरह के कंपाउंड्स हैं मेनली, आयनिक और कोवलेंट। ओके, तो रिएक्टेंट 2 तरह के हो सकते हैं, आयनिक रिएक्टेंट या कोवलेंट रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आयनिक हो तो आप बताइए आयनिक रिएक्टेंट, और ये मैंने कंपाउंड लिया NaCl। अगर मैं कंपाउंड कोई दूसरा कोवलेंट कंपाउंड लेता हूं, लेट्स से HCl, हालांकि आयनिक कैरेक्टर काफी है बट फिर भी ये कोवलेंट कंपाउंड है। इन दोनों में क्या फर्क होगा?
ये आयनिक कंपाउंड है, इट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रेक करने में टाइम तो जब हम इसको वाटर में लेते हैं यानी Cl को, तो ये आयंस बेसिकली सेपरेट हो जाते हैं Na और Cl, यानी कि मीडियम की प्रेजेंस में आयंस प्रेजेंट रहते हैं। जबकि यहाँ पे जरूरी नहीं है जो कोवलेंट कंपाउंड है पूरी तरह से वो टूट जाए, उसके आयंस का ही फॉर्मेशन हो, ये इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स को इन्वॉल्व करके, आयनिक रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करके जो रिएक्शंस हैं वो जनरली फास्ट रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं ट्राई भी कर सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट में आप कुछ कौन सा सॉल्यूशन डाल दें बताइए? अगर हम HCl डालते हैं, HCl में सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, किसी में कैसे कर लें, हम सिल्वर नाइट्रेट ले इसमें एक ड्रॉप HCl की डाल दें, तो यू विल फाइंड विद इन नो टाइम AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली you will find the precipitate of Ag within no time, जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। These are the fast reactions, these are instantaneous reactions, okay? So the reactions which involve ionic reactants, these are very fast reaction, या सिंपल आप कह सकते हैं these are generally fast reaction। और जहां कोवलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व है, और कोवलेंट कंपाउंड इसमें तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, हम इक्विवेलेंट ले सकते हैं, जैसे मीथेन आपने ले लिया, ये बहुत प्योरली कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है। अगर इसका आप क्लोरीनेशन करें तो ये प्रोसेस स्लो है। क्यों है स्लो? क्योंकि यहाँ पे देखिए बनेगा क्या इसमें, मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन होगा। तो हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पे ये हो रहा है, देयर इज, देखिएगा ये सिचुएशन है और बन क्या रहा है यहाँ पे, एक मिनट सीधा लिख लेते हैं, ये ले हम CH4 प्लस Cl2, क्या बना आपके पास, CH3Cl HCl प्लस HCl। रिएक्शन कौन सी है, CH4 Cl2, समझ में ये ही होगा, CH3Cl प्लस HCl। लेकिन बॉन्डिंग सिचुएशन ये, यहां पर ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, ऑलमोस्ट प्योर कोवलेंट कंपाउंड, ओके। जब रिएक्शन दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन मैं कह रहा हूं स्लो रिएक्शन है। क्यों है स्लो रिएक्शन? देख आप देख पा रहे होंगे इसमें, यहां एक CH बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड आ गया, CCl बॉन्ड आ गया। कैसे आया ये, यानी कि ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड भी टूटा, यानी कि एक Cl बॉन्ड टूटता है, एक CH बॉन्ड टूटता है, और फिर एक नया बॉन्ड बना CCl बॉन्ड और नया बॉन्ड बना HCl बॉन्ड। तो मींस बॉन्ड के फॉर्मेशन में और बॉन्ड के क्लीवेज में यहां पर टाइम यूज होता है और साथ में एनर्जी भी यूज होती है, इसलिए ये रिएक्शंस स्लो रिएक्शंस। तो जनरली जो रिएक्शंस कोवलेंट रिएक्शंस हैं वो स्लो रिएक्शंस हैं। हम ये अभी बात नहीं करें वेरी स्लो की, बहुत ज्यादा स्लो की, ये स्लो रिएक्शंस, हम सिंपल ये बात करें कि ये स्लो रिएक्शंस होंगे। तो द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व आयनिक कंपाउंड जनरली दे आर फास्ट रिएक्शन, and the compounds the reactions where covalent compounds are involved, they are slow reaction. क्यों है slow reaction? Because of cleavage and formation of cleavage of old bonds and formation of new bonds, इसलिए reaction slow है। और फास्ट में है, वहां पे कोई बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वहां जस्ट आयंस का इंटरेक्शन है, इसलिए वो रिएक्शन फास्ट है। Okay, this was the first point, nature of reactant, how does nature of reactant affect the rate of reaction. Next point, effect of concentration of reactants। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा।
तो अभी हम ये बात नहीं करें कितना इंक्रीज होगा, तो हम ये आगे स्टेप में बात करेंगे जहां पर एक थ्योरी पे आएगी। हम आप ये कह रहे हो, ये सोच सकते हो कि हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, तो उसकी थ्योरी है क्या थी, कोलिजन थ्योरी। हम उसको आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। ओके, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन का इंक्रीज करने का मतलब हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं, जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, क्राउडिंग मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी तो कोलिजन भी ज्यादा होगा, इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो हम अभी सिंपल बात कर रहे हैं, लेकिन और डिटेल में जाएंगे इसमें आगे, जब हम आगे क्वांटिटेटिव फैक्टर करेंगे तो वहां पर इस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट और 2 को भी कर देना। ओके, सी पॉइंट। और ले सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहां पे एग्जांपल लें, आपने देखा भी होगा, अगर हम एक वुड का बड़ा पीस ले लें, वुड लंप ले लें, उसको हम जलाएं। सपोज हमने 2 kg का एक बड़ा पीस ले लिया या 3 kg का बड़ा पीस ले लिया हमने, उसको हम जलाने की कोशिश करें। और एक दूसरी तरफ में हम 2-3 kg हम वुड पल्प ले लें, पल्वराइज्ड वुड जिसको कहते हैं, पल्वराइज्ड वुड यानी कि लकड़ी का बुरादा ले लें 3 किलो। अब दोनों को एक ही टाइम पे बर्न करना स्टार्ट करें, आप देखेंगे जो वुड लंप है उसका रेट ऑफ बर्निंग काफी स्लो होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ बर्निंग ऑफ पल्वराइज्ड वुड। पल्वराइज्ड वुड जिसको मैं बुरादा कह रहा हूं। तो रीजन क्या है, जो पल्वराइज्ड वुड है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस एरिया वहां बढ़िया स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज सरफेस एरिया, मोर ओवर वहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा ट्रैप हो जाती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो जनरली ये देखा गया है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ओके, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, रेडिएशन। देखिए आपने देखा होगा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट में होती हैं, कुछ रिएक्शन डार्क में नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अपने ऊपर हम एक एग्जांपल ले लें, विजन ऑफ आइज। हम अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं, अंधेरे में सिर्फ उल्लू देख सकते हैं, हम उल्लू नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ दिन में देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? लाइट की प्रेजेंस से। जैसे अगर दिन में बाई चांस आप रूम को बंद कर दें, डार्क हो जाए, तो हम नहीं देख पाएंगे इस चीजों को। तो हमारी जो आइज है, विजन ऑफ आइज, ये भी एक, ये इसमें भी लाइट का इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं कि हाउ डज लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो विजन ऑफ आइज में भी एक केमिकल प्रोसेस ही है, जो आंखों से चीजों को देखते हैं, ये भी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक केमिकल रिएक्शन है। और ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह की, जो रिएक्शन लाइट और डार्क इसमें भी हो जाए उनको सिंपल केमिकल रिएक्शन कहेंगे, जो रिएक्शन ओनली लाइट की प्रेजेंस में होंगे उनको कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको मैंने नाम दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन भी आप कह सकते हो, जिसमें एक एग्जांपल है विजन ऑफ आइज। ओके, तो मैंने ये बताने की कोशिश की यहाँ पर लाइट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होंगी, और केमिकल रिएक्शन वो कैसे लाइट और डार्क दोनों में हो सकती है। अगर आप देखें विजन ऑफ आइज, आगे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। होता क्या, हमारी आंख में रेटिना होता है, रेटिना के अंदर एक केमिकल होता है रेटिनल। जब लाइट फॉल करती है रेटिना पर, तो रेटिनल कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल चेंज होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, शायद आपने कहीं पढ़ा हो +1 में। तो ज्योमेट्रिकल एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, केमिकल एनर्जी चेंज होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। एंड वो जो केमिकल एनर्जी है, दैट केमिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू सेंड सिग्नल टू द ब्रेन।
जो उस प्रोसेस में जो केमिकल एनर्जी का चेंज हुआ, उस केमिकल एनर्जी का क्या यूज है, वो केमिकल एनर्जी ब्रेन को सिग्नल भेजने में काम आती है। और जैसे ब्रेन को सिग्नल मिला तब ब्रेन अलाउ करता है हमें देखने के लिए। देखिए कितना फास्ट प्रोसेस, हम आंखें खुलती हैं, हम देखना शुरू होते हैं, बट एक केमिकल प्रोसेस है ये। इमेजिन कर देखिए कितने शॉर्ट टाइम में हम सब कुछ हो जाता है, सारे केमिकल। तो दिस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइट विजन ऑफ आई एक लाइट रिएक्शन है। ओके, इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट करता है। कैसे? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि कोलिजन ज्यादा होंगे। जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, energy is absorbed by the reactant molecule, increase their kinetic energy. As a rate of collisions will increase, so there is possibility of increase of rate of reaction. इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर में इतना ही कहेंगे, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एज एनर्जी, इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द collisions. This was all about the qualitative factors affecting the rate of reaction. That's all. Thank you. Next clip में करेंगे आगे के पॉइंट।